टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर डॉक्टर दानिश साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मेरा सलाम कबूल हो। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? वेदर कैसा है सर जी आपके शहर का? जी, अल्लाह का शुक्र है, हमारा पाकिस्तान भी खैरियत से, शहर भी खैरियत से है। जो होता रहता है वो तो होता रहता है, 77 साल से हम देख रहे हैं, वो तो चल रहा है। लेकिन हमारा पाकिस्तान सब खैरियत से है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वेदर कैसा है डॉक्टर साहब कराची का? कराची का वेदर बहुत ही प्लेजेंट है, बहुत अच्छा है। हल्की आपके सुबह के वक्त अब तो आपके मौसम जो सर्दी थी वो कम हो गई है, लेकिन रात को थोड़ी बहुत हो जाती है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत मौसम है। दोपहर की जब धूप निकलती है तो वो भी हल्की होती है। प्लेजेंट मौसम है, बेहतरीन मौसम है। बेहतरीन मौसम है। चले डॉक्टर साहब, पाकिस्तान भी ठीक है, मौसम भी ठीक है, कराची भी शहर है। अल्लाह पाक अपना हिफ्ज़ो अमान रखे कायम इस मुल्क पर। ये मुल्क सलामत रहे और ता क़यामत रहे। हमारी आमीन। दुआएं इस मुल्क के साथ हैं और हम भी इस मुल्क के साथ हैं। डॉक्टर साहब, मुज़ाकरात पर मुझे आपका पता है, आपका जो मौक़िफ़ है वो मेरे पास ऑलरेडी है। लेकिन फिर भी एक तरफ इमरान खान साहब खत्म करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि 28 तारीख तक कमीशन बना दो। मतलब पता होने के बावजूद ये सब ड्रामा है क्या डॉक्टर साहब फिर? देखिए, मैं तो बहुत पहले आपको कह चुका था कि ये जो कमीशन की ये जो कमेटी बनी है, जी आप ही के प्रोग्राम में मैंने और एक जी दो और प्रोग्राम थे उसमें मैंने एक बात बताई थी कि देखिए, इस कमेटी के पास जो डिमांड है, जो पॉइंट्स रखा जा रहा है, निकात है, जो सुनने में आ रहा है, बाद में रिटर्न में भी आ गया, लेकिन उससे पहले जो रखा जा रहा है वो उनके उनके पास वो अख्तियार ही नहीं है। ना प्राइम मिनिस्टर के पास है, ना काबीना के पास है, ना बनान कमेटी के पास है, ना दोनों कमेटी। उन्होंने तो चले अब कह भी दिया था कि जी हम तो जो भी चीज़ करेंगे अप्रूवल इमरान खान की होगी तो करेंगे, आप जाके पहले बात करेंगे। लेकिन इस कमेटी ने बड़े बड़े फूफा किए थे। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई आज, सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी मीडिया में भी आकर अपनी इस जो इनकिसारी बता दी कि भैया, और उसके बाद ज़्यादा बता दी जब आर्मी चीफ की मुलाकात होती है एक सियासी लीडर जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, उसके चेयरमैन से। तो कमेटी की जो औकात है वो बहुत पहले पता चल गई थी, क्योंकि जो अहम तरीन नुकता था वो दो ही था, दो तीन। जी जी एक तो इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस हैं, सियासी केसेस, उनको खत्म किया जाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैटर था वो ये था कि जी 24 से 27 नवंबर तक के दरमियान और 9 मई के, इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और उसके ऊपर फिर सब 1 2 3 4 पर। लेकिन मेन ये चीज था। और आपको पता है कि दूसरी तरफ 9 मई के हवाले से सजाएं भी सामने आ रही हैं। इवन के आपके फौजी अदालत की सजाएं भी सामने आ गई हैं। और इसके अलावा DGISPR की स्टेटमेंट भी सामने आ गई है, हुकूमत की स्टेटमेंट भी सामने आई थी। तो ये कैसे मुमकिन था कि एक ऐसे केस जिसमें सजाएं होती जा रही हैं और जिसके ऊपर खुद कह रहे हैं, DGISPR खुलकर कह रहे हैं कि 9 मई और 24 से 27 नवंबर के जिन तशारी को किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और अगर बनाने का इख्तियार भी है तो इस्टेब्लिशमेंट का था, इन बेचारों का तो था ही नहीं। वो वजीर आजम मासूम बेचारा आदमी, उसके पास तो ये इख्तियार था नहीं, उसने कमेटी बना दी। उसके बाद उस काबीना में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो तो गेट नंबर 4 के इशारे पे उठते हैं और बैठते हैं, तो उनके पास भी कुछ नहीं था। अब रही बात बाकी इत्तेहादियों की, तो इत्तेहादी तो भैया वही फैसला करेंगे जो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। तो इस कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं है, एक तरफ। दूसरी तरफ इमरान खान शुरू से ये कह रहा था, हम्म हाँ, बहुत वीक हुआ, बड़ी गलतियां की, गलतियों की बुनियाद पर इस पोजीशन पे आकर बैठ गए कि उनको इन्हीं सियासी जमातों से, जिनको वो चोर डाकू लुटेरा और पता नहीं क्या कुछ कहते रहे, जिनके ऊपर उनके नाक के ऊपर मक्खी नहीं बैठती थी कि इनके साथ किसी किस्म की बात की जाए, इतने लेवल पर आ गए कि उनको बात करना पड़ा। लेकिन यह बात तय थी कि इमरान खान को जो भी जानते हैं, जितना भी जानते हैं, कि कैसे मुमकिन है कि इमरान खान उस कमेटी में ये चीज डिसाइड करें कि हम पार्लियामेंट में जद्दोजहद करेंगे, रोड पे नहीं आएंगे, मेरे केसेस को छोड़ दो, 9 मई वाले केसेस को छोड़ दो, 24 से 27 नंबर वालों को छोड़ दो, बुशरा बीबी के ऊपर आप सजा देते जाएं, इमरान को सजा देते जाएं, और इमरान खान जो है वो खामोशी से बैठ जाएं और ये हुकूमत जो है वो अपनी 5 साल पूरी करे और इन्हीं चीज़ों पे नेगोशिएशन हो जाए, क्योंकि कमेटी के पास यही इख्तियार था कि इंगेज किया जाए।
तो चुनांचे इमरान खान साहब तो ये कभी करने वाले नहीं थे, और मैंने इसीलिए कहा था कि इस कमेटी के पास असल नुक्ता है जो आ गया मार्केट में, वो उसका इख्तियार नहीं है, तो नहीं था, खत्म हो गई बिल्कुल वो ठीक है, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इस कमेटी के साथ साथ जाहिर है इतलात भी होती हैं, कुछ लोग बता रहे होते हैं, कुछ जराए होते हैं, मतलब बहुत सारे नाम देकर एक खबर चलती रही साथ साथ में कि जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है वहां पर, उसमें दो मुतालबे जो पेश किए गए हैं कि एक इमरान खान को छोड़ दें, जिस पर उन्होंने कहा ये हमारे बस में नहीं है, नहीं छोड़ सकते, बहुत लेट होगी, और दूसरा इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल जो है वो ना होने दे। तो वहां पे भी नकार आया जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। इसमें कोई हकीकत हो सकती है? डेफिनेट मिले होंगे, कुछ ना कुछ तो मांगा होगा ना। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो उन तमाम स्टेटमेंट की नफी करता हूं जो ये कहते हैं कि इस मुलाकात में सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे बात हुई। नहीं, अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बात हुई तो गवर्नर से कर लेते, वजीर आला से कर लेते। ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ से आर्मी चीफ की मुलाकात की क्या जरूरत है? मसलन कोई इसका जवाब दे दे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बैठा हुआ भाई, क्यों उनसे बात की गई है? तो मैंने तो कई उनके तर्जुमान भी, जो आर्मी के तर्जुमान है, उनको मैंने सवाल किया, बताया भाई, मतलब आप कह रहे हैं सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इनका क्या काम है गौहर खान साहब का? और अगर करना था तो तमाम सियासी जमातों को बुलाते, एपीसी बुलाते, जिस तरीके से आप नेशनल सिक्योरिटी तो एक आपका सेंटर बना हुआ है। तो यकीनन वहाँ जो मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने ये तमाम चीज़ें रखी हैं जो पीटीआई है की है कि आप इसके ऊपर इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, सियासी मामलात हैं, सियासी केसेस हैं, एक ताल्लुक जो डिस्टर्ब हुआ है उस डिस्टर्ब को रेगुलराइज किया जाए, और मिलिट्री कोर्ट्स या दूसरे जो केसेस हैं वो बनते ही नहीं हैं, तो ये सियासी इंतकाम है, इसको ख़त्म किया जाए और एक अच्छा माहौल में सियासत करने का मौका दिया जाए, उनको आज़ाद किया जाए, सियासी केसेस हैं उन पे, तो ये तो रखा जाएगा भाई। मैं भी अगर गौहर खान की जगह होता, आर्मी चीफ से मुलाकात होती जो मेन फिगर है, और मुझे मौका मिल जाता, तो क्या मैं और एक चीज, और ये इलेक्शंस 47 के इलेक्शंस है, इसको आप तब खत्म करें, नया इलेक्शंस करें, और ये सब चीजें कम से कम चीज पे ये था कि जनाब आली वही जो उनका कमेटी में था कि कमीशन बनाने दें, और दूसरा ये है कि इलेक्शंस जो है वो करा दें। अब जाहिर है कि आर्मी चीफ उनको ये यकीन दिला दें कि ये सारी आपके मुतालबात मैं मान लेता हूँ, मुमकिनात में से नहीं है, क्योंकि उनके मुतालबात जो थे वो इस तरीके से तो नहीं हो सकते थे। अब इन मुतालबात का इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखना और बराह रास्त उनके साथ कन्वर्सेशन होना या उसकी नफी होना, उसकी अपनी अहमियत है। आपको याद है कि एक दफा इमरान खान साहब और जनरल फैज और जनरल बाजवा की जब मुलाकात होती थी तो हमें ये तासुर आता था कि अगले 10 साल इमरान खान को कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, यही था। फिर हमने सही। देखा 3 साल 7 माह बाद जनरल बाजवा पे इल्जाम लगा के जनाब उन्होंने हुकूमत ही गिरा दी। तो पाकिस्तान की तारीख में 77 साल में कल के लाडले आज के दुश्मन, आज के दुश्मन कल के लाडले, तो ये मुलाकात कल फ्रूटफुल हो सकती है अगर आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है, और होने के चांसेस हैं क्योंकि नवाज शरीफ अब पंगा ले रहे हैं, वोट को इज्जत दो की बात कर रहे हैं, अब वो आगे आने की बात कर रहे हैं, सियासत करने की बात कर रहे हैं। उनको कहा गया सियासत खत्म आपकी, जाके घर बैठ जाए। अब सियासत शहबाज शरीफ की होगी, पीएमएलएन की, और जो शहबाज शरीफ को पीएमएलएन की एग्जीक्यूटिव बॉडी मानती होगी, आपकी बेटी को दे दिया गया है, बस आपकी बेटी की यहां तक है वजारत उज़्मा ही मत सोचिएगा। मैं आपको बहुत अहम बात बता रहा हूं। लेकिन ये तो आज की तारीख है ना, 2 साल बाद किसने देखा डॉक्टर साहब? भैया साहब, मैं यही तो कह रहा हूं कि इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है, ये भी हो सकता जी। है एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, बिलावल भुट्टो दो नेक्स्ट वजीर आजम हो जाए इसी पार्लियामेंट से, इसी और इमरान पार्लियामेंट से। खान सही। छूट जाए। क्यों? क्योंकि अगर पीएमएलएन को फारिग किया जाए, पीएमएलएन को फारिग किया जाए तो दो सियासी जमातों में इत्तेहाद हो सकता है ना, और इमरान खान इस बात के लिए बिल्कुल तैयार होंगे कि ठीक है मैं वजीर आजम नहीं बनता, लेकिन मेरे ऊपर से तमाम सियासी केसेस खत्म कर दो और मुझे बाहर कर दो, तुम वजीर आजम बन जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो पीपल्स पार्टी का अगर वजीर आजम आता है बिलावल भुट्टो, जिनके वजीर आजम बनने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्योंकि पंजाब के अंदर उनको एक्सेस नहीं मिल रही है,
पंजाब के अंदर मरियम नवाज उनको आने नहीं दे रही है, इंतजामी इख्तियारात में भी और पॉलिटिकल एक्सेस में नहीं दे रही है। वो अलग बात है कि शहबाज शरीफ ने साइन कर दिया। पीएमएलएन के जो इस वक्त मिनिस्टर्स हैं वो कहते हैं नहीं जी, पीपल्स पार्टी को जगह मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, एक्सेस भी मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो हुकूमत खड़ी हुई है वो पीपल्स पार्टी की बुनियाद पे खड़ी हुई है। कल अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर लेती है और एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है तो पीएमएलएन तो गई, और उनके दरमियान ये तय पाया जा सकता है बहुत आसानी से कि इसी पार्लियामेंट के अंदर दोनों मिल जाए तो उनकी अक्सरियत हो सकती है। तो वजीर आजम बिलावल हो जाए और आपके वो क्या नाम है इमरान खान बाहर हो जाए, बशर्ते के इस्टेब्लिशमेंट चाहे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 साल किसने देखा है। तो भैया एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब काम हो रहा है। ये मुलाकात भी जो इस्टेब्लिशमेंट से किसी सूरत में नहीं होनी थी, डीजीआईएसपीआर की स्टेटमेंट मौजूद है। हुकूमत के ऐवानों में थरथराहट कांप हो गई थी जब ये पता चला था कि आर्मी चीफ ने एक खुफिया मुलाकात कर ली है इनके आपसे क्या नाम है पीटीआई से। बड़ी बात हो गई भाई, जब ये हो सकता है जिसको डीजीआईएसपीआर हमेशा रिफ्यूज करते रहे हैं, जो लोग बड़े बड़े सहाफी बैठकर मीडिया में ये कहते रहे कि आर्मी की किसी सूरत में मुलाकात नहीं हो सकती पीटीआई वालों से, हो गई भाई। तो कल अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई तो फिर क्या होगा? और नवाज शरीफ फिर एक दफा वोट को इज्जत देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उनका टकराव किससे होना है? जिनसे होना है उन्होंने हलचल मचाई हुई है, भी थोड़ी हिला दिया है, पीपल्स पार्टी को भी हिला दिया है। वो भी धमकियां दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, हमें काम नहीं दे रहे हो, हमें ये नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो भाई, हम हट गए तो आप कहां जाओगे? तो आपको पता है, हाँ, ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी अगर ये पार्लियामेंट, आपका मतलब है कि पार्लियामेंट के हुकूमत, मैं दोनों को ले रहा हूं। पार्लियामेंट लेकिन देखिए हुकूमत तो जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ है, पार्लियामेंट तो उस सूरत में भी करेगी कि शहबाज शरीफ को हटा दिया जाए, बिलावल को लिया है और पीटीआई हुआ, तो वो तो उसमें भी हो सकती है। और ये बहुत बड़ा इस वक्त गेम चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसी पार्लियामेंट से पीएमएलएन को फारिग कर दिया जाए अगर पीएमएलएन ने एस्टेब्लिशमेंट से इधर उधर थोड़ी सी भी करने की कोशिश की। ठीक है जी। आप ये कह रहे हैं कि अगर जो मियां साहब के करीबी साथी इस वक्त बाहर बैठे हैं, मैदान में नहीं है, उन्होंने मियां साहब के कान भरने शुरू कर दिए और मियां साहब वो जो आप फरमा रहे हैं मियां साहब तुल गए हैं मियां साहब तुल गए हैं और तुल गए तो वो तुल के बाहर आएंगे, और जब तुल के बाहर आएंगे तो फिर आप सोच लें कि जिन लोगों ने कहा है कि खामोशी से चले जाएं, आपकी दोनों सीटें हारी हुई हैं, हमारे पास प्रूफ भी है, सबूत भी है, एक में जितवा दिया आपको, खामोश बैठ जाए, आपकी बेटी को चीफ मिनिस्ट्री दे दिया है, पीएमएलएन की हुकूमत होगी, लेकिन हुकूमत शहबाज शरीफ की होगी, आपकी नहीं होगी। और आपने अगर सियासत करनी लगी और आप इन मामलात में इंटर हुए तो फिर ये भी जाएगी और फिर पार्लियामेंट के अंदर दूसरे चेंजेस आ जाएंगे। बड़े बिल्कुल ठीक है। इस वक्त मेरे ख्याल में इस तरह के किसी एडवांटेज को जो मुल्क है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले मुल्क जो मुतामिल हुआ कि एक वजीर आजम को फारिग कर दिया, उसने 4 साल 2013 से 2017 तक की हुकूमत की, बेहतरीन हुकूमत की, उसको एक पनामा केस में जिसमें उसका नाम नहीं था उसको इशू किया और 5 जजेस के जरिए फारिग कर दिया। अभी मौजूदा हुकूमत को आर्मी से कोई खतरा नहीं है, आर्मी उसके साथ खड़ी है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि क्या वजूहात से चाहिए। दूसरा, इस हुकूमत को इस सुप्रीम कोर्ट के जो आईनी बेंच है उससे कोई खतरा नहीं है। ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी तूफान आया हुआ है, ताकत का इख्तियार की लड़ाई वहां चल रही है, और हमने इसीलिए कहा था कि ये आईनी बेंच आप बनाकर आप बहुत बड़ा कानूनी सुकून पैदा कर रहे हैं, मसाइल पैदा कर रहे हैं। आपको आईनी कोड बनाना चाहिए ताकि ये हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट अलग और आईनी कोर्ट अलग हो जाता। और आज आप देख लें कि जस्टिस मंसूर हों, जस्टिस याहिया हों, जस्टिस आपके दूसरे लोग हों, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के, वो एक वक्त फिर क्लैश शुरू हो गया। ताकत का अख्तियार चाहते हैं, और इस 26वीं तरमीम में ये आईनी बेंच बनाकर कमेटीज जो बनी है और ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसमें कई कानूनी सुकम है, जिसका नतीजा आप देख रहे होंगे, ये लड़ाइयां देख रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें फिलहाल आईनी बेंच से
शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। हाँ, उस आईनी बेंच से शहबाज शरीफ की हुकूमत को खतरा आईनी बेंच से हो जाएगा जब इस्टेब्लिशमेंट से खतरा हो जाएगा। असल खतरा तो एक ही जगह से है, बाकी तो सारे। समझदार आदमी है संदेला साहब आप, मैं क्या डॉक्टर आपको साहब, और इससे अलग खुल के क्या बताऊं आपको। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूं कि जान जो है वो रब ने लेनी है, लेकिन उसने कोई ना कोई बहाना बना देना है, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, और लोगों ने कहना है कि हार्ट अटैक हुआ और एक्सीडेंट हुआ। किसी ने नहीं कहना कि रब ने। रब ने, हाँ बिल्कुल आपसे जवाब तो पैदा हो गया। जवाब तो पैदा हो गया। अच्छा आसिफ डॉक्टर साहब, अभी जरदारी आप। साहब, आसिफ जरदारी साहब कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को हमें आने दें, हम इनसे ज्यादा वफादार होंगे और हम बेहतरीन काम करेंगे और ये सब मैनेज कर लेंगे। ये जो हुकूमत नहीं कर रही है, ये जो फैसले नहीं ले रही है, ये फला कर रही है, कर रही है, हम उससे ज्यादा अच्छा काम करेंगे। तो हो सकता है यार मैं एस्टेब्लिशमेंट का हूं, मेरे दिल में आ जाए हाँ यार पीपल्स पार्टी अगर आ जाए, ये एक तुन जो आ रहे हैं, ये तुल जो रहे हैं, ये तुन जो रहे हैं, ये कहीं मसाइल ना पैदा कर दे फिर तो लपेटो भेजो। नहीं, लेकिन वो ठीक है आपका, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जब ऐसी कोई इतला मिले शहबाज साहब को तो वो चले जाएं रायवंड और कहें पाजी ना करो, जरा मामलात वो खराब हो सर जाएंगे। खुदा के लिए यार बेचारे, उनकी क्या है यार, वो जाकर ये मैसेज तो दे सकते हैं कि पाजी तुसी ने ऐसे किया तो सब जाएंगे, और पाजी ने कह देना ओए मैं तो ये करूंगा अब है, तो फिर क्या करेंगे शहबाज की क्या बेचारे की, वो यार वो तो बेचारा कहेगा ठीक है यार जो आपने करना है, क्योंकि ताकत का मंबा तो नवाज शरीफ है ना, वोटर तो बेशक। उनके भाई। वो अलग तो बात है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सीनियर तरीन लोगों ने छोड़ दिया, वो सब अब नवाज शरीफ से नाराज हैं, और जो लोग हुकूमत में काबीना का मेजर हिस्सा है वो भी नहीं चाहते कि नवाज शरीफ हुकूमत में आए या सियासत करें। चल, ये एक ना डॉक्टर साहब, अभी आपने जी, अभी आपने एक डॉक्टर साहब जिक्र किया ये आईनी कोर्ट का, और मेरा ये सवाल नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि सुनने वालों को जरा ये भी आप बता दें कि ये आईनी जो एक अदालत थी और ये जो आईनी बेंच है, इसके रास्ते में रुकावट कौन बना? हुकूमत तो आईनी अदालत ही अलहदा करने जा रही थी बनाने, तो ये फिर क्या बना, क्या वजह बनी? असल मुखालफत मौलाना फजल रहमान पे नाम आता है, लेकिन क्या वजह बनी सर इसकी? हाँ हाँ, मसलन देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मसला ये था कि ये आईनी कोड बनाने के लिए तो पूरा एक मसवदा तैयार हो चुका था जी। और पीएमएल इसकी बहुत बड़ी हामी थी, और इवन के ठीक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसकी बहुत बड़ी हामी थी। लेकिन जब मसला पार्लियामेंट में गया और वहाँ पर नंबर ऑफ गेम की बात आई, तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब, हालांकि वो भी आईनी कोड के बहुत बड़े दाई थे, लेकिन उनको मिसहैंडल किया गया, उनको सही उनके साथ बातचीत नहीं की गई, और मौलाना फजल रहमान साहब के जो वकील हैं, जो जिन पे मौलाना साहब बहुत ट्रस्ट करते हैं, वो मैं ये बड़ी बात कर रहा हूँ जो मेरी इत्तलात है कि जो मौलाना साहब की लीगल एडवाइज़र हैं, उनका जस्टिस मंसूर अली शाह और उस ग्रुप के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शंस है। तो उन्होंने एक ऐसा मसला जिसमें मुकम्मल तौर पर 26वीं तरमीम के तहत आईनी कोर्ट को अलग कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को अलग, दोनों की जुरिडिक्शन अलग कर दी, दोनों के जजेस अलग। ठीक है जी। हम्म। तो ये मौलाना फजल रहमान से उनकी लीगल एडवाइजर, और उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब तुरक का पता थे, और उस लीगल एडवाइजर ने मौलाना फजल रहमान को कन्विंस कर लिया, और हुकूमत और पीपल्स पार्टी कन्विंस नहीं कर सकी, और जिसकी बुनियाद पे आखिरी में जिन लोगों ने मशवरा दिया कि चले जनाब कम से कम आईनी बेंच बना ले, ठीक है जी, तो वो कानूनी जिन लोगों 5 लोगों ने आईनी आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर आपके काम किया, उनमें से सवाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, बाकी कोई एक्सपर्ट नहीं था, और इसी वजह से जो आईनी बेंच आज बना है, तो आप देख लें मसाइल है। अगर यही आईनी कोर्ट होता तो सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन अलग, जजेस अलग, आईनी कोर्ट की जुडिक्शन अलग, कोर्ट अलग, उनका रजिस्ट्रार अलग, इनका रजिस्ट्रार अलग, अब तो एक ही रजिस्ट्रार है, चीफ जस्टिस एक है, अब आपके सामने मसाइल है। तो इसमें जो मेन मसला था वो यही था कि मौलाना फजल रहमान साहब अटके और उनको कन्विंस नहीं कर सके, और जिन लोगों ने मसवदा बनाया उनमें से सवाए एक के सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर नहीं थे। बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर का ये कहना है कि जो ये जिन्होंने बैठ कर ये मसवदा बनाया उसमें कानूनी सुकम बहुत है, और एज ए हम भी तालिब इल्म पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, हमें भी पहले ही नज़र आ गया था
कि ये इसमें बहुत खराबी है। बहुत खराबी है बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तकरीबन 1 साल होने वाला है इलेक्शन को, अगले महीने में हो जाएगा। ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसका जो सरबराह है, ये पहले तो ज़ाहिर है, ये रवायत तो यही है कि अपोज़िशन था, लेकिन हुकूमत पर तोड़ रही थी कि हमारा अपना ही होगा। लेकिन इधर तो मुज़ाकरात खत्म हो रहे हैं, इमरान खान धमकियाँ लगा रहा है, लेकिन ओहदा जो है इमरान खान साहब की पार्टी के बंदे को बिला मुकाबला दे दिया गया। क्या तब्दीली आई है ये? नहीं देखिए, आपने जैसे पहले भी कहा कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो इन्होंने एक वो बनाया था, रूल्स बनाया है, उसके तहत जी, ये जगह बनती ही सिर्फ अपोज़िशन की है। तो अगर ये हुकूमत को दे भी हुकूमत को लाने की इन्होंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन अगर ये करते तो इस पे बड़ी सवाल उठता। तो कुछ समझदार लोगों ने इस बात का फैसला किया कि डिले जितना कर सकते हैं करो, वो कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के का फैसला हो चेयरमैन का फैसला अगर हो जाता जल्दी, तो कई ऐसे जो केसेस 1 साल के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाकर उठ सकते थे, वो मार्केट में नहीं आए। अब जबकि बहुत से मसाइल सॉल्व हो चुके हैं, बड़े चीज़ें तय हो गई हैं, तो अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन आ गए हैं, तो अब आइंदा का केस वो देखेंगे, लेकिन जो बीच में केसेस आ रहे थे, वो सब सेटिस्फाइड हो गए। और जाना इन्हीं को था, देर करें आप, डिले करें, जाना था। उन्हें पता है हुकूमत ने जिस तरह कमेटी को एंगेज किया है, टूल देने के लिए, सिर्फ उनका यही काम है इस कमेटी का, जो जुरिडिक्शन थी, कि आप इनको एंगेज करें। इसी तरीके से तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फैसला करने में डिले हुकूमत ने किया जानबूझ के, ताकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक बहुत अहम जी। जगह है। वहाँ पे बहुत सारे केसेस जो कि जिनके फैसले हो गए हैं, वो नज़र से ओझल हो गए। अगर होते तो शायद वहाँ और मसाइल पैदा होते। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, इसमें एक एक चीज़ चल रही है कि अब जो अपोज़िशन है वो एक अलायंस बनाए। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान, अचक ज़हीरी आगे पीछे। आगे जाके आपको लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान, क्योंकि इनमें जितनी जमातें हैं, इनमें जो स्ट्रीट पावर है, बल्कि पाकिस्तान की जितनी जमातें हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास है। तो इमरान खान के साथ मौलाना फजल रहमान क्या सियासी मकासद होंगे? अगर वो मिलाना चाहे तो क्यों मिलेंगे मौलाना फजल रहमान? उनके तो मुतालबे हुकूमत पूरे कर रही है। भैया इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान की सियासत देखें ना यार। जी, आप कल तक किसी को फांसी देते हैं और किसी को आप सड़कों पे घसीट रहे होते हैं, किसी को क्या कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर इत्तेहाद हो जाता है, हुकूमत हो जाती है, गले लग के मिलते हैं, फिर बाहर जाकर फिर अगेंस्ट में बात करते हैं, तो ये तो होता है। इमरान खान एक वाहिद लीडर ऐसे थे जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासत को समझते ही नहीं थे, और वो सियासी थे ही नहीं, तो उनको तो इतना अंदाज़ा नहीं था। उन्हें कोई ये बताए कि 2 चीज़ें, एक तो सियासत में हुर्फ़ आखिर कुछ नहीं होता है, दुश्मनी कुछ नहीं होती है, और पाकिस्तान की सियासत में तो कुछ भी नहीं होती है। पाकिस्तान की सियासत में तो गलाज़तों के ढेर से गुज़रने के बाद आप उसको उसके पीछे नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो पाकिस्तान की सियासत का तो कोई वो नहीं है। तो ये इमरान खान को समझ आ गई। इमरान खान ने पहले अपने लेवल पर देखा कि शायद उनकी अ, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी मकबूलियत इस वक़्त सबसे टॉप पर है। वोटर्स उनके सबसे ज़्यादा हैं। वो अलग बात है उनकी तंज़ीम कमज़ोर है। वो अलग बात है कि उनके वोटर्स वोट डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी जद्दोजहद का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। यार नहीं। हाँ, मौलाना फजल रहमान हो या दीनी सियासी जमात हो, स्ट्रीट पावर्स रखती है। कल मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई के मसलन मुज़ाकरात पर लोग बहुत सवाल थे कि हो ही नहीं सकता। इन दोनों ने एक दूसरे को पता नहीं क्या कुछ कहा है। लेकिन फिर हमने देखा कि जनाब बैठे भी, मज़ाक भी हुआ, बगलगीर भी हुए और बहुत कुछ हुआ। अब इमरान खान ने ये जो फैसला किया है, अगर उनमें थोड़ा-सा भी सेंस आया है, वो सही फैसला है कि क्यों ना हम अपोज़िशन की जमातों के साथ एक स्ट्रॉन्ग वो बनाएँ। मौलाना फजल रहमान के साथ धोखे पे धोखा होता आ रहा है। अभी देखा था आपने उनकी एक उनसे तो ये वोट तो दिलवा लिया गया, लेकिन जब उनके साथ उस केसेस में बात आई दीनी मदारिस वाले, तो वहाँ पर प्रेज़िडेंट साहब ने उसको उठा के फेंक दिया और हुकूमत भी खामोश हो गई। तो मौलाना फजल रहमान बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। वो जानते हैं कि वो वाली 2018 की इलेक्शंस और पार्लियामेंट को भी उन्होंने गलत कहा था, और इस इलेक्शंस और पार्लियामेंट को भी उन्होंने कहा है।
लेकिन क्योंकि आपने उनको इस तरीके से मजबूर कर दिया, हालांकि आप इंगेज कर सकते थे उनको आप केपीके में, बलूचिस्तान में इंगेज कर सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने, खासतौर पर पीएमएलएन ने बहुत बड़ी गलती की है। और शायद ये गलती पीएमएलएन ने किसी के कहने पे की, जिनके जिनके बागडोर जिनके हाथ में थी। मियां नवाज शरीफ की तो चली नहीं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब अगर होते तो शायद मौलाना फजल रहमान साहब पीएमएलएन के करीब बहुत रहते और फैसलों में शामिल होते और मुख्तलिफ जो बांटा गया है चीज़ें उसमें शामिल होती। तो मौलाना फजल रहमान को भी डिस्कार्ड किया गया और पीएमएलएन की हुकूमत इसमें शामिल है। पीपल्स पार्टी को तो वो मानते हैं सामने, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत और ने जो कुछ भी किया उसके बाद मौलाना साहब बहुत नाराज हुए। लेकिन नवाज शरीफ के लिए अभी भी उनकी हमदर्दी है, मैं उनसे मिला या जो भी कुछ है सवाल किया वो है, लेकिन वो यही कहते हैं कि उनके साथ हाथ हो चुका है और वो जाहिर वैसी क्राइसिस में है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान भी चाहेंगे कि उनको एक सियासी जमात जो है, जो पीटीआई है, बहुत बड़ी सियासी जमात है, इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसका इत्तेहाद हो जाए और उसमें अगर 2-4 सियासी जमातें और आगे मिलती हैं तो अपोजिशन ताकतवर हो जाएगी और अपोजिशन अगर ताकतवर होती है तो इसमें पीटीआई को भी फायदा है, मौलाना फजल रहमान को भी फायदा है, दोनों को फायदा है अगर जाकर ऐसे होता, क्योंकि कुछ भी मुमकिन है। डॉक्टर साहब, एक और भी मिथ पाई जाती है कि जब ट्रंप और एस्टेब्लिशमेंट को भी फायदा है। अच्छा जी, ये इत्तेहाद अगर बने तो एस्टेब्लिशमेंट को भी फायदा, हाँ मैं दिखाता रहूंगा भाई प्रेशर संदेला। ग्रुप। हाँ संदेला, तमीज से, वो मियां नवाज शरीफ तुल गए हैं, तुमको तुलने से पहले रोको, देखो ये देख लो मेरा हाथ। तो भाई ये चीजें उनके पास होती हैं, वो उसमें माहिर लोग हैं। माहिर लोग हैं, ठीक है। एक मिथ है कि ट्रंप आएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा कुछ दिखाती रहती है, किसी का ट्वीट, किसी की कोई मूवमेंट। आज वो जो रिचर्ड गनेल साहब है वो ट्रंप के साथ बैठे थे तो वो कोई बात कर रहे थे, तो शहबाज गिल साहब ने कहा देखो याद रखना इसकी अहमियत, बहुत सारी चीजें हैं। बट मुझे जरा ये बताएं कि ये जो अमेरिका में तब्दीली है, 1500 एग्जेक्टिव ऑर्डर किए हैं ट्रंप ने, इमरान खान का जिक्र नहीं है। आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इमरान खान के लिए कुछ वहां पे हो सकता है, या फिर इमरान खान की पार्टी जो है पाकिस्तान में कोई ऐसा माहौल क्रिएट करे कि दिखाए कि बड़ा जुल्म सितम हो रहा है, इस किस्म की चीजें कोई? नहीं, इन बातों में नहीं आता है, मफादात की बात होती है वहां। हाँ, अगर ट्रम्प ये कह दे कि इमरान खान को बाहर आना है तो कौन रोकेगा, बता कोई दे। भी नहीं। तो फिर ठीक है, अब एक डूबते को तो सहारा चाहिए ना तिनके का। अब जी आप उन पर बेचारों को, एक ट्रम्प आया है उसके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे थे, ट्रम्प से उम्मीद है, ट्रम्प जरा देखिए ना फैसले कैसे जबरदस्त करता है, वो कितना जबरदस्त फैसला किया उसने कि 2 सेक्स होगा। अमेरिका जो दूसरे हाँ, मुल्कों को फंडिंग करता था है तीसरे जेंडर के लिए, उसने उड़ाकर फेंक दिया ट्रम्प ने, पहली तकरीर में। है ना। पहले दूसरा इमिग्रेशन पे उड़ा के फेंक दिया, तीसरी तरफ उसने जंग को उड़ा के फेंक दिया, बहुत बड़े बड़े फैसले किए उसने। तो थोड़ा सा माजरत के साथ लफ्ज आता है कि वो, हाँ, ऐसे लोगों को कहा जाता है पागल आदमी। हिला हुआ। और वो ऐसे जब फैसले करते हैं तो वो फैसले बड़े मुस्तनद हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो ट्रम्प अगर कल ये कह दे कि इमरान खान को रहा करो तो कौन रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो आस आस उन्होंने लगाया हुआ है और उनका आस लगाना इसलिए है कि ट्रम्प के साथ इमरान खान के बहुत अच्छे रवाबित रहे थे एक वक्त में, और वो रवाबित उनको, इन लोगों को शायद अंदाजा नहीं कि वो रियासत से रियासत का था। अमेरिका बहुत बड़ा सुपर पावर है और वहां पर फैसले सिर्फ ख्वाहिशात की बुनियाद पे नहीं होता है, शख्सियात की बुनियाद पे दोस्ती नहीं होती है, रियासतों की बुनियाद पे होती है। और रियासत में अगर कोई शख्सियत पाकिस्तान में अहमियत रखती है तो वो आर्मी चीफ रखता है। लेकिन अभी आपने सुना था कि क्लिंटन ने चीफ जस्टिस से बाथरूम में मुलाकात की और नवाज शरीफ साहब की सजा माफ हो गई, सुना ना। जी तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि अगर फर्ज करो ट्रंप के दिमाग में किसी ने डाल दिया, ग्रेल डाले या मैरल डाले या जॉन स्पॉन डाले या कोई और डाले, अगर डल गया तो फिर इमरान खान बाहर होंगे। कोशिश करने दो भाई उनको, कहीं से लेकिन तो आज मफादात, डॉक्टर साहब मफादात भी तो है ना अमेरिका के सिस्टम में तो। मफादात ये होगा कि अगर आपने ट्रंप के मफादात पे, जैसे अगर ट्रंप कहते भाई सीपैक बंद कर दो, हम्म आप कहते नहीं भाई
वो कहेगा भाई चाइना के साथ इतनी आपकी डीलिंग खत्म होनी चाहिए, आप ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का ये वो हो जाए, आप फर्ज करो उसके मफादात को नहीं मानते हैं, तो वो कहेगा ठीक है भाई, है, और उसके पास इख्तियार है भैया, वो आपके पास 70% मिसाइल की अभी भी आपकी जो जितनी टेक्नोलॉजी है वो देता है। अमेरिका दूसरा से ये आती है है। कि वर्ल्ड बैंक, IMF, FATF सब कुछ है, आप तो माई बाप है। उसके अलावा आइए UAE, कतर, सऊदी अरब, सब उसके इशारे हैं। तो अगर ट्रंप आएगा तो मफादात पे आएगा, ये वो इस पे नहीं आएगा, इन किसी के कहने पर या किसी के रिक्वेस्ट करने पर, चाहे उनका क्रिस गेल हो या ग्रे हो या कोई और हो, वो अगर आएगा तो मफादात पर। और मेरा एक और है कि ट्रम्प जो है वो इस दिमाग के लिहाज से कुछ ऐसे फैसले कर देता है, अगर उसके दिमाग में आ जाए, जिसमें शायद उसकी इस्टेब्लिशमेंट उसको सपोर्ट ना करे। अभी आपने देखा एक फैसला किया इमिग्रेशन का, उसका पैदाइशी हक का, आपके सुप्रीम कोर्ट ने उसको 14 दिन के लिए टर्न डाउन कर दिया, लेकिन वो कह रहा है कि ये होगा, है। तो ट्रम्प उस किस्म का आदमी है जैसे भुट्टो था, मैं बता दूं। तो अगर उनके दिमाग में घुस गया कि यार इमरान खान को रहा करना चाहिए, तो उसके लिए कितनी देर लगेगी? चुटकी बजाते होगा, बिल्कुल ठीक है। सर आखिर में एक सवाल मैं शुरू में मिस कर गया हूँ, ये जुनेद अकबर साहब को इमरान खान साहब ने KPK का सदर बनाया है और इन्हीं को ही जो पब्लिक कमीशन है उसका चेयरमैन भी बनाया है। तो यहाँ पर गंडापुर साहब को सदारत से हटाने का क्या मैसेज है? किस किस्म की ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी पसंद नहीं करती थी गंडापुर को, और इसके अलावा क्या मामलात हो सकते हैं सर? देखिए, ये बात तो उनको भी पता है कि गंडापुर 2 कश्तियों में, हमने तो बताया हुआ, ट्वीट भी किया हुआ, जी 2 कश्तियों में सवार है। इमरान खान की कश्ती में भी है वो, और एस्टेब्लिशमेंट की कश्ती पे भी है। तो इमरान खान भी अब इतनी सियाने तो हो गए ना कि जिसको किसको कब तक इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अगर उनको ये बात अब बिल्कुल इस्टेब्लिश हो रही है, और बुशरा बीवी के जरिए जाहिर है उन्होंने KPK और PTI की सियासत को बहुत करीब से देख लिया है, क्योंकि वो तो बाहर अंदर थे, लेकिन बुशरा बीवी को भेजा गया था इसीलिए। KPK गई, वहां पे गई, पंजाब आई, उधर गई, तो बहुत अंदर से देखा है। और बुशरा बीवी पे उनका बड़ा ट्रस्ट है। और बुशरा बीवी के साथ गंडापुर का आपको पता है मसाइल पैदा हुए हैं। तो बुशरा की बीवी की अगर रिकमेंडेशन है, तो इमरान खान ये बात जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर मेरे साथ भी सियासत कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कर रहे हैं, और 2 कश्ती पे सवार है। तो इस्टेब्लिशमेंट की कश्ती में वो ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे तो इमरान खान उतार देंगे। यही यही वजह बनी है, बिल्कुल ठीक है। आखिर में फैज हमीद साहब का फैसला कब तक आ रहा है? क्या खबरें हैं वहां पर सर, कहां तक यार पहुंचा ये देखिए, मामला? ये मैं कल भी एक साहब से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि देखिए कोर्ट मार्शल्स के ये जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने तो एक ट्वीट पे भी कहा था कि यार यहाँ पर परिंदा नहीं पर मारता है, मसलन जनरल सर्विंग जनरल नहीं घुस सकता, उनका अपना एक मुख्तलिफ किस्म का कोर्ट मार्शल होता है, फील्ड कोर्ट मार्शल होता है, ग्रुप कोर्ट मार्शल होता है, पता नहीं कौन कौन सा होता है। उनका केस चल रहा है, और यकीनन वहाँ पर चीज़ें जनरल फैज़ के हवाले से चार्जशीट तक पहुँच गई है। अब आपने देखा है चार्जशीट कर दिया गया है। जी जी। मैं नहीं समझता कि जनरल फैज़ का फैसला अभी कोई बहुत जल्दी आना है, क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशन जनरल फैज़ के हवाले से अभी हो रही है, खासतौर पर 9 मई के हवाले से, और उन इन्वेस्टिगेशंस को इस कोर्ट मार्शल का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में मुझे लगता है कि ये डिले हो सकता है, काफ़ी डिले हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कल आप सुने कि उनका लेफ्टिनेंट जनरल से रैंक हटा के मेजर जनरल कर दिया गया है, कोई फैसिलिटीज छीन ली गई है, उन्हें बहाल कर दिया गया है, या उनको जो है वो उम्र कैद दे दी गई है, ठीक है। तो सब मुमकिनात में से है, इनके यहाँ सब सज़ा मौजूद है, लेकिन यहाँ पर भी मैं बता दूं, इंसाफ अपनी जगह होगा, और इन्वायरमेंट, सियासत, माहौल, वक्त, ये अपनी जगह होगा। अगर जरूरत पड़ी तो कल फैसला आ जाएगा, और नहीं जरूरत पड़ी तो जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे।
समझदार मतलब आदमी है। फैसला भी अगर जरूरत होगी तो बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में सुनने वाले भी हमारी तरह समझदार है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये, अब जाहिर है डिजिटल की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, हमें बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। ये जो मरियम नवाज वाला एक हम लोग देखते हैं हर गुजरते दिन के साथ, वो कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं, करते रहते हैं। बड़े बड़े हम फंक्शन देखते हैं, मुख्तलिफ कार्ड दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो की जा रही हैं, इनको अपनी ताकत में कन्वर्ट करने का क्या तरीकाकार होगा? क्या ये सब कुछ करने के बाद आप समझते हैं कि 5 साल बाद लोग जो है इनके बारे में नरम रवैया रख के वोट देंगे, या कोई इसके अलावा भी और कुछ करना? मैं आपको आज अब लिख के दे रहा हूं, जी। पाकिस्तान की सियासत शख्सियत परस्ती की सियासत हो चुकी है, ठीक। काम की सियासत नहीं है। ठीक है, मरियम नवाज साहिबा पंजाब को दुबई बना दे, लेकिन जो वोट इमरान को पड़ना है, जो किसी और को पड़ना है, वो पड़ेगा। ये मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत आज से पहले काम मांगती थी कि यार ठीक। काम है, ये है, वो है, फला है। लेकिन एक बात है कि अगर मरियम नवाज साहिबा अपने टेन्योर में, चाहे उनका 1 साल हो, 1.5 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, जितने साल भी हो, वो अपने टेन्योर पे अगर पंजाब के लिए काम कर गई तो तारीख में तो लिखा जाएगा। सही। लेकिन अगर इस बुनियाद पर कि उसकी बुनियाद, काम की बुनियाद पर उनका वोट, क्योंकि इतना गंदा हो चुका है माहौल सियासी कि शख्सियत, क्या किसी यूथिया के सामने आप मरियम नवाज साहिबा के काम रखकर ये कह सकते हैं कि यार सुधर जाओ यार, देखो यार वोट इधर दे दो? वो भैया उसमें वो 100 कीड़े निकाल देगा, 100 कीड़े। तो मरियम, यहां से तो मैं आपको क्लियर कर दूं। दूसरा, पीएमएलएन की या मरियम नवाज साहिबा या पीएमएलएन का जो आपका मीडिया सेक्शन है, वो इंतहाई नाहल नाकारा है, नाहल नाकारा लोगों का है। चाहे वो हुकूमती लेवल पर हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के लेवल पर हो, चाहे मरियम नवाज साहिबा के लेवल पर हो। भैया आप मुकाबले ही नहीं कर सकते, आप दलाइल नहीं सकते, आप दूसरों को पॉइंट तो करते भैया आपको, क्योंकि ये दौर है डिजिटल का। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आ चुकी है कि आपने देखा है कि कैसे कैसी तस्वीरें, कैसी कैसी चीजें आ जाती हैं, कैसी कैसी। तो उस सिलसिले में आपकी ना तरबियत है, ना शौक है, ना आपका काम है, ना अहलियत है। आपने बैठाया हुआ है अपने, आप देख लें, हुकूमती तर्जुमान 190 मिलियन पर, हुकूमती पूरी की पूरी टीम 190 मिलियन के ऊपर इस्टेब्लिश करने में नाकाम है कि इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी इन्वॉल्व है। वो अलग बात है कि आप 10 बातें करते जाएं, बोलते जाएं, इल्जामात लगाते जाएं, लेकिन चीजें होती हैं दलाइल, सबूत, एविडेंस, और उसको काउंटर करने का तरीकाकार बहुत वीक है। मीडिया भी वीक है, और पीएमएलएन का और हुकूमती मीडिया भी वीक है। ठीक है, इसके बरक्स पीटीआई का मीडिया बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है जी, उसका मुकाबला करने के लिए आपकी हुकूमत के अंदर भी और आपके मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ऐसे लोगों की जरूरत, खुशामदी बड़े पड़े हैं। मरियम नवाज ने वो खड़े होकर ये, अबे भैया मरियम नवाज, मरियम, यार सिर्फ इन चीजों से मसाइल थोड़ी। शहबाज शरीफ, मैं तो देख रहा हूं आजकल व्हाट्सएप पे एक साहब जो है वो, 2-4 लोग जो है वो तारीफों के पुल बांधने शुरू कर देते हैं। बेस बेस, खुदा के लिए तुम्हें उस साइंस का पता ही नहीं है कि आपको अपना प्रोजेक्ट भी करना है, सामने वाले को काउंटर भी करना है, यस। और एक डायरेक्शंस को सेट करना है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको मीडिया की एक मिसाल देता हूं। जी। जो लोग आपसे नफरत करते हैं, जो लोग आपके शदीद मुखालिफिन हैं, उन पर तो काम ही मत करो भाई, वो बेकार है। जो लोग थोड़े मुखालिफिन हैं उनको न्यूट्रल कर लो, जो न्यूट्रल है उनको अपना कर लो, जो अपने हैं उनको इज्जत दे दो। कितना आसान यार काम अबे ऐसे ऐसे चमचे मैंने देखे हैं, खुदा की कसम। है। इमरान खान की तरफ भी वही हाल है कि बड़े बड़े चमचे हैं भाई। खान साहब को तबाही के दहाने तक पहुंचाने के लिए उनके व्लॉगर्स और मीडिया पर्सन का सबसे बड़ा किरदार है।
और इसी तरह से पीएमएलएन की, और यार मेरे ट्वीट देख लो, मैं आपको ट्वीट देता हूं और पीएमएलएन के ट्वीट देख लो, शहबाज शरीफ को जो प्रोजेक्ट कर रहा है हुकूमत, आप और हमारे ट्वीट में और हमारे पॉइंट्स में देख लो कि हम उनकी क्या चीज पेश कर रहे हैं कि किस बुनियाद पे उनकी कामयाबी है, क्या क्या चीज आप देख लीजिए मुकाबला के लिए। मैं 2 महीने का आपको देता हूं, 3 महीने का, मैंने कई चीजें पावर सेक्शन पे भी, मईशत पे भी कई चीजें दी हैं। इन्होंने क्या दिया है? शहबाज शरीफ आसमान ढा रहे हैं। अरे भाई कैसे ढा रहे हैं जरा बताओ तो, किस तरह ढा रहे हैं? पैदल ढा रहे हैं, टोपी पहन के ढा रहे हैं, या ऊ करके ढा रहे हैं? तो यार चमचागिरी जो है ना वो ज्यादा तबाही देती है, चमचागिरी नहीं। आए मुकाबला करें, काउंटर करें उसको दलाइल पे, सबूत पे, एविडेंस पे, प्रोजेक्ट करें अपने आप को दलाइल पे, सबूत पे, एविडेंस पे, और आपको उन चीजों को फोकस करना होगा जो रियलिटी है। चमचागिरी तो यार सभी कर लेते हैं, आसमान पे चढ़ा देते हैं फिर निकल नीचे उतार लेते हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि मरियम नवाज साहिबा को भी टीम अच्छी नहीं मिली है, हालांकि वो भी मेहनत कर रही हैं, काफी मेहनत कर रही हैं, और आपके वो जो है शहबाज शरीफ को भी टीम अच्छी नहीं मिली। टीम एक बहुत अहम चीज होती है। डॉक्टर साहब प्रोग्राम तो खत्म हो गया, लेकिन जाते थे मेरे सवाल में एक शरारती सा सवाल आ गया। मैंने कहा जरा शरारत भी करनी चाहिए ना कभी कभी। हुकूमत पूरी एक साइड पे और मोहसिन नकवी साहब अकेले ही एक साइड पे। सर ये क्या गिदड़ सिंह है उनके पास, अमेरिका भी पहुंच गए हैं। हालांकि ये काम ये किसी और ये तो किसी और वजीर का काम नहीं था वहां पर जाना। भैया मैं तो आपने वो नहीं कहा था, मुझे मेरे प्रोग्राम में कहा था उन्होंने, सही क्या नाम है जो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर है जनाब राना सनाउल्लाह साहब, एक मेरे प्रोग्राम में कहा था, एक किसी और में कहा था कि यार वो अगर वजारत उज़्मा की पोस्ट भी मांग ले तो हम यार क्या कर लेंगे। वो कह रहे हैं उनकी मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला है। हाँ, तो मेरे प्रोग्राम में भी एक बात उन्होंने ये इसी तरह से कही थी कि भैया वो अगर जो चाहे उनका है, जो चाहे ले ले, कुछ नहीं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो साहब जो पंजाब की 9 मई के नुकसान के जिम्मेदार हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का, सिर्फ ताल्लुकात रिश्तेदारी पर वो बैठे, और 9 मई का जो वाकया हुआ है, अगर 9 मई के लोग जिम्मेदार हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेदार है। तो 9 मई का फेलियर पंजाब की केयरटेकर हुकूमत के माथे पे है। माने नहीं माने, आज नहीं मान रहे हैं, लेकिन जब ये थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट ये वो ऊपर चेंज होगी देखिएगा मानेंगे। दूसरा, पीसीबी तबाह हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तबाह हो रही है, लेकिन दोनों अलग अलग ओहदे, बिल्कुल अलग ओहदे, अलग अलग फुल टाइम ओहदे एक साहब के पास है जिनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, और तबाही भी हो रही है, और किसी माई के लाल में ताकत नहीं है, इंक्लूडिंग वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, या और किसी शख्स के या पूरी काबीना के कि वो उनसे पूछ सके। वो हर जगह बैठे होते हैं, हर जगह जाते हैं। उनको अगर शौक हो जाए, किसी दिन अगर शौक हो गया उनको कि मैं मुल्क का वजीर आजम बनूं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा शहबाज शरीफ के लिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप ये भी वो राणा साहब वाली बात है कि वो उनकी मेहरबानी है कि वो रैम के लिए बना रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मेहरबानी है। ये भी उनकी मेहरबानी है। डॉक्टर साहब हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया।